नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के ऐतिहासिक विरासत और विकास यात्रा का प्रकाश डाला और मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोंडा एक ऊर्जावान जनपद है जहां का युवा जोश से भरपूर है और किसान मेहनती है और महिलाएं प्रतिभा से संपन्न हैं। और सीएम योगी ने कहा है कि गोंडा में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन आज़ादी के बाद जिस गति से जिले का विकास होना चाहिए था वहाँ तुष्टीकरण, अराजकता और भाई भतीजेवाद और जातिवाद की राजनीति के कारण प्रभावित हुआ। और उन्होंने कहा है कि इसका खामियाजा जिले की जनता को लंबे समय तक भुगताना पड़ा। और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों का प्रदेश में बसपा की डबल इंजन सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा है कि विकास और जन कल्याण की योजनाओं के सकारात्मक परिणाम आज हर क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने दावा किया है कि सरकार की नीतियों में प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति प्रदान की है। और फिलहाल गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज मुझे एक बार फिर जनपद गोंडा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अत्यंत ऊर्जावान जनपद है। यहां का युवा ऊर्जावान है। यहां का अन्नदाता किसान परिश्रमी है। यहां की बहनें और बेटियां प्रतिभाशाली हैं और यहां का कारीगर और हस्तशिल्पी भी जब भी उसे अवसर मिला है उसने अपनी हुनर की छाप देश और दुनिया तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं की है। जनपद का अपना पौराणिक इतिहास है। इस जनपद ने देश की स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य किया, लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था वह बहनों और भाइयों वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा। जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती, एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया और एक समय ऐसा भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। पहचान का संकट, जहां पर अपने प्रदेश में तो नौकरी रोजगार नहीं, लेकिन जब इससे बाहर भी जाते थे तो नाम सुनते ही अन्य जनपदों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग 10 कदम दूरी बना करके चलते थे। लोगों को लगता था कि पता नहीं कौन ये व्यक्ति है, क्या करके आया है। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बसपा ने एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। दिल्ली में बसपा नेता आरपी सिंह ने दावा किया है कि अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि ममता बनर्जी के साथ पहले जैसी संख्या में सांसद और विधायक नहीं रह गए। और आरपी सिंह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के जिस तरह का डर का माहौल बनाया गया था वैसा ही माहौल पार्टी के भीतर भी था। और उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता अब उस माहौल को से बाहर निकल चुकी है और तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। और बसपा नेता ने आगे दावा किया है कि अब पार्टी के सांसद और विधायक भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और अभिषेक बनर्जी सहित पार्टी नेतृत्व का विरोध कर रहे हैं। उनके इस बयान को पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, उनका जो ताश का घर था वो पत्ता पत्ता करके गिर रहा है। टोटल मिलाकर 80 विधायक हैं और 42 सांसद हैं। उसमें से जो स्थिति है वो स्पष्ट है कि अब उनके साथ ज्यादा सांसद और ज्यादा विधायक रहे नहीं। कुछ गिने चुने, उंगलियों पर गिने चुने विधायक साथ उनके साथ है, क्योंकि जो डर का माहौल उन्होंने बंगाल में खड़ा किया था वैसे ही डर का माहौल पार्टी में था। आज बंगाल की जनता ने उस डर के माहौल से निकलकर उनको नकारा है। इसी प्रकार पार्टी में भी विधायक और सांसद उस डर के माहौल से निकलकर, जो अभिषेक बनर्जी का गुंडा वाला डर था उससे निकलकर अब वह खुलकर मुखर होकर अभिषेक बनर्जी। जम्मू कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियों तेज हो गई है। बनिहाल में डीसी रामबन मोहम्मद अलियास खान ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। साथ ही यात्रा मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का भी निरीक्षण किया गया। डीसी रामबन ने कहा है कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं और यात्रा शुरू होने से पहले उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। और उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति का भी जायजा लिया और कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं एवं सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि इस वर्ष अमरनाथ यात्रा का सुचारू रूप सुरक्षित और बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। हुए हैं और क्या बैलेंस है? बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, तो उसी अरेंजमेंट्स के लिए हम यहाँ आज आए थे लाहौर ग्राउंड में। यहाँ हमारा यात्रा का हाल्टेज होती है, तो यहाँ अरेंजमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहे हैं हमारे, तो उनका रिव्यू करने के लिए आए थे। तो अच्छी तेज़ी से काम चल रहा है। वेल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ यात्रा जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी हाईवे का भी हमने जायज़ा लिया, तो हाईवे पे भी कुछ स्ट्रेच जो है इस बार ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें 3.5 किलोमीटर का एक टनल है वो थ्रू हो जाएगा और वायाडक्ट है वो भी थ्रू हो जाएगा। नई अलाइनमेंट पे गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा। तो यात्रा शुरू होने से पहले ही ये हाईवे का कुछ और पोर्शन जो है वो ट्रैफिक के लिए खोलने जा रहा है। तो राम सर, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे हाईवे कंजेस्टेड है, तंग है अभी, तो उन जगहों के लिए क्या? मैं उसी का ही आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि डिगडोल से पंथियाल के बीच जो है वो टनल 3.5 किलोमीटर का टनल है, तो वो यात्रा से पहले ही जो ट्रैफिक के लिए थ्रू हो जाएगा, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। उसके आगे रामसू और उसके आगे वाले इलाके में वायाडक्ट जो है वो भी थ्रू हो जाएगी। तो काफ़ी जो है रोड हाईवे का स्ट्रेच जो है नया वो इस बार ट्रैफिक के लिए ओपन हो जाएगा, तो आसानी होगी। यात्रा के दौरान सर मौजूद हैं यात्रियों के रहने के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए ऑल अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। तो हम जो कमी है उसमें तो अभी हमारे पास कुछ दिन है, पूरा करने में लगेगा। कोलकाता में यातायात व्यवस्था को और आधुनिक एवं सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि शहर में गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जैसे जैसे मेट्रो और अन्य परिवहन परियोजनाएं आगे बढ़ेगी, कोलकाता में यातायात व्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने कहा है कि कोलकाता मेट्रो के लिए नई पीढ़ी की 60 आधुनिक ट्रेनों की योजनाएं बनाई गई है। रेल मंत्री के अनुसार इन ट्रेनों को अगले 4 से 5 वर्षों के भीतर सेवा में शामिल किया जाएगा।
इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, अधिक क्षमता और अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कोलकाता की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने के लिए लगातार निवेश और विकास कार्य कर रही है। करीब 60 नए जनरेशन की ट्रेन्स, 60 न्यू जनरेशन ट्रेन्स वी आर प्लानिंग इन कमिंग 4 to 5 years. These trains will be inducted. Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chandigarh area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata. कोलकाता शहर के अंदर मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। जैसा चिंगड़ीघाटा और बाकी सब जगह जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते जाएंगे, कोलकाता शहर के अंदर मोबिलिटी बहुत बढ़ेगी। 60 नई जनरेशन की ट्रेन कोलकाता मेट्रो के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगामी 4 से 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो में इंडक्ट हो जाएगी, जिससे कोलकाता मेट्रो के पैसेंजर्स को, कोलकाता शहर के निवासियों को एक नए तरह की सर्विस मिलेगी। पश्चिम बंगाल में करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स रेलवे के हैं। अबाउट 1,02,000 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसपे काफ़ी लंबे टाइम से प्रयास चल रहा था टू गेट दोज प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड, एंड बिकॉज द प्रीवियस गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट, वाज नॉट सपोर्टिंग द रेलवे प्रोजेक्ट्स। आपने तो देखा जैसे कोलकाता मेट्रो में भी चिंगड़ीघाटा वन प्लेस वेयर टीएमसी वेंट ऑल द वे टू द सुप्रीम कोर्ट। पहले हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर दिया कि चिंगड़ीघाटा में करना चाहिए, आगे काम बढ़ाना चाहिए, देन टीएमसी गवर्नमेंट वेंट ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्वियसली कहा कि काम होना चाहिए। इस तरह का उनका एटीट्यूड था पूरे प्रदेश में, पूरे स्टेट में। एटीट्यूड वाज नॉट टू अलाउ एनी डेवलपमेंट वर्क्स। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि हमारे जितने भी रेलवे के पूरे प्रदेश में प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स का एक बार मिलके सब रिव्यू करें। तो आज उन प्रोजेक्ट्स को कैसे एक्सपीडाइट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है जल्दी से जल्दी, और किस तरह से लोगों की जो जन सुविधाएँ, उन सुविधाओं को बढ़ाने का वो रिव्यू करने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्दी मिलूंगा, मिलके उनके साथ बैठ के आज ही सर। मध्य प्रदेश से बसपा के राज्यसभा उम्मीदवार राजनीश अग्रवाल ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि यहाँ उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों का अवसर है। भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान राजनीश अग्रवाल ने कहा है कि वे पार्टी नेतृत्व के विश्वास के लिए आभारी है। उन्होंने कहा है कि बसपा सेवा, सुशासन और विकास की विचारधारा के साथ लगातार काम कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ता विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित है, और उन्होंने कहा है कि केंद्र लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद पार्टी देश के विकास के लिए अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और राजनीश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बसपा नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ जुटा हुआ है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे पत्रकार मित्रों का, मीडिया के बंधुओं का, कैमरामैन्स का, और मैं आभारी हूं हमारे देवतुल्य नेतृत्व का, जो कार्यकर्ता का नियोजन करता है, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सिद्ध करता है। ऐसा हमारा देवतुल्य नेतृत्व जो कार्यकर्ताओं का ऐसा नियोजन करता है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं के द्वारा चलने वाली पार्टी, जिसका मालिक कार्यकर्ता है, उसको लेकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाता है। सरकार केंद्र में लगातार तीसरी बार, अलग अलग राज्यों में सरकार जनता की सेवा, लगातार सेवा का ही संस्कार, सुशासन, विकास और विकसित भारत का माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना सब साकार कार्यकर्ता करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे नेतृत्व को प्रणाम। माननीय अमित शाह जी, हमारे केंद्र के गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे सभी नेतृत्व को मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों पर बने रहे हम भारत के साथ।